दोस्तों आप सब लोगों ने एक विश्वास दिखाया, भरोसा किया जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उस पे, और अभी कुल मिलाकर के 100 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं जो हमारे अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये एक बड़ा नंबर है, मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबसे बड़ी बात है कि रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। और एक बात मैं बिल्कुल यहाँ पर कन्फेस करना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट्स जो मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को, वो मेरे कहने से नहीं आते हैं। मैं सिर्फ एक रास्ता आपको दिखा सकता हूँ क्या क्या करना है एग्जैक्टली, लेकिन चलना आपको खुद ही है। तो हर एक इंसान का एक अपना कैलिबर है, कोई ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कम कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि रिजल्ट लाना आप लोगों के हाथ में है, जो लोग मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ क्या क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ प्रोटोकॉल्स दे सकता हूँ, और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के कुछ ये नतीजे हैं जो आप सामने देख रहे हो। ये एक रिज़ल्ट है जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा फैट लॉस करा है इन भाई ने, ये सिर्फ 1 महीने में कराया। दूसरा रिजल्ट ये बहुत ही कम आपको दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादा चेंज है ही नहीं इसमें, मैं खुद ही बोल दूं, क्योंकि आप अगर दोनों तारीखें देखो तो एक 13 अप्रैल है, एक 21 अप्रैल है। 7 दिन के अंदर, एक हफ्ते में कोई खास रिजल्ट नहीं आता है। थोड़ा सा वाटर ड्रॉप हुआ है बॉडी में और हल्का सा जो स्किन है वो टाइट होना शुरू हो गया है। और कोई इंसान अगर ट्रेनिंग लेने आता है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है पहले हफ्ते? यही होता है, पहले हफ्ते आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ, सिर्फ वाटर ड्रॉप होता है। तीसरा ये रिजल्ट है, इसमें भी बहुत कम डिफरेंस है, दोनों तारीखों में लगभग 17 दिन का डिफरेंस है, कोई खास रिजल्ट उतना नहीं आएगा। तो ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक तो होता है बहुत बड़ा ड्रास्टिक रिजल्ट दिखाना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो तो आ ही रहे हैं, वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। ये है एक हफ्ते, 2 हफ्ते वाले रिजल्ट्स। इनमें भी आपको पता लगेगा, एक अंदाज़ा मिलेगा कि इतना बॉडी चेंज होता है। और ये है हमारे काम करने का तरीका। अभी भी प्लान वही है दोस्तों। 1 महीने अगर आप हमारे साथ ट्राई करना चाहते हो, रिजल्ट्स लाना चाहते हो, तो 1 महीने की फ़ीस 1000 रुपये की है। और अगर 3 महीने का कोर्स लेना चाहते हो तो उसकी फ़ीस 10,000 रुपये की है। 1 महीने वाला सिर्फ ट्रायल के ऊपर मैंने बहुत सस्ता कर रखा है, और जल्दी इसका प्राइस भी मैं बढ़ाने वाला हूँ। 1 से मैं इसको 2,000 रुपये कर देने वाला हूँ, बिकॉज़ इसकी कीमत मैंने बहुत ही कम कर रखी है। इतना कम कोई भी नहीं देगा, और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। आपका पैसा वेस्ट नहीं होने देते हम लोग। तो यही है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो, मुझे इंस्टाग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, मुझे डीएम करो, ट्रेन विद अविरल लिखो, सामने से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और ट्रेनिंग देना आपको स्टार्ट कर दूंगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो में। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की राइवलरी दोस्तों ऐसी है जो कि सुलझ नहीं सकती आसानी से, लेकिन इस वीडियो को बना करके मेरा एक पर्पस ये है कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई ज़रूर कर दूं और अपना ओपिनियन भी आखिरी में रख दूं, लेकिन आप लोगों का भी ओपिनियन मैटर उतना ही करता है इस वीडियो में। यहाँ पर आर्नोल्ड और रॉनी कोलमैन, इन दोनों के बीच हमेशा ये राइवलरी रही है। हालांकि दोनों है तो दोस्त, पर राइवलरी इनसे ज़्यादा इनके फैंस के बीच ये रही है कि इनमें से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कौन। रॉनी की फिजिक अपने टाइम की है बेस्ट फिजिक, और आर्नोल्ड की फिजिक भी अपने टाइम की थी बेस्ट फिजिक। पर क्या इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, बिकॉज दोनों फिजिक्स बिल्कुल अलग है। रॉनी जब मोस्ट मस्कुलर और मोस्ट डेंजरस फिजिक अपनी लेकर के आए थे वो था 2003, जिसमें कि इनकी फिजिक इतनी मस्कुलर हो गई थी, ये 296 पाउंड्स यानी ऑलमोस्ट 300 पाउंड्स के स्टेज वेट तक पहुंच गए थे। ये वजन किसी भी मिस्टर ओलंपिया द्वारा अचीव किया हुआ सबसे ज़्यादा वजन था उस समय तक। और वहीं अगर आर्नोल्ड की बात करी जाए तो इनके द्वारा अचीव किया गया सबसे भारी वजन था 250 पाउंड्स 1974 के मिस्टर ओलंपिया में। और ये 250 पाउंड्स भी क्लेम्ड वेट नहीं बल्कि एक अंदाज़ा मारा गया है, क्योंकि कहीं पर भी ये कंफर्मेशन आज तक नहीं हो पाया कि आर्नोल्ड का एग्जैक्ट वेट कितना था 74 के मिस्टर ओलंपिया में। पर यह ज़रूर पता है कि ये सबसे ज़्यादा भारी और मस्कुलर उसी साल आए थे। यहाँ पर अगर हम इन दोनों बॉडी बिल्डर्स की हाइट देखें तो रॉनी की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5'11" की है, और वहीं श्वार्ज़नेगर की हाइट 6'1" से 6 फीट 2 इंचेस तक क्लेम की जाती है। और अगर देखा जाए तो 6'2" का एथलीट 250 पाउंड्स के स्टेज वेट पर आता है। वहीं रॉनी कोलमैन 5'11" की हाइट पे 300 पाउंड्स अपना सबसे ज्यादा वजन बता के जाते हैं। और यहाँ पर यह तो क्लियर है कि कुल मिला के रॉनी कोलमैन की फिजिक आर्नोल्ड से ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा कंप्लीट है, और इसी वजह से इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। इन दो फिजिक्स को एक समय पर आप खड़ा कर दो, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहीं से कहीं तक रॉनी कोलमैन के आगे नहीं टिक सकते हैं। ये बात दुनिया में हर कोई मानेगा। अगर बात हो मस्कुलैरिटी को जज करने की, ओवरऑल एक फ्रीक फैक्टर को जज करने की, और ओवरऑल एक प्रोपोर्शंस जज करने की जो 99 से आज तक भी किए जाते हैं, तो क्या कहानी खत्म? बस इतना ही कि आर्नोल्ड 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया रॉनी कोलमैन के आगे यहाँ पर टिक भी नहीं पा रहे हैं, और सीधा सा रॉनी कोलमैन को यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का दर्जा मिल जाता है। क्योंकि एक्चुअली में रॉनी के पास एक और ये एडवांटेज भी था कि उन्होंने 8 मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स जीते हुए थे, वहीं श्वार्ज़नेगर ने सिर्फ 7 ही मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स जीते थे, वो भी ब्रेक करके।
तो यहाँ पर भी श्वार्ज़नेगर उनके आसपास नहीं आते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि रॉनी कोलमैन रिकॉर्ड्स में भी और फिजिक के अंदर भी आर्नोल्ड से बहुत आगे हैं, उनको नहीं हराया जा सकता। लेकिन दोस्तों खुद से एक चीज़ पूछ करके देखो, यहाँ क्या ये जो टाइटल है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का, जो हम ही लोगों ने दिया है इन दोनों एथलीट्स को, क्या ये टाइटल सिर्फ इस चीज़ पर निर्भर करता है कि कौन ज़्यादा मस्कुलर दिख रहा था स्टेज पर, किसने ज़्यादा टाइटल्स जीते थे ओलंपिया के? क्या सिर्फ इतनी ही बातें काफ़ी है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डिक्लेयर करने के लिए? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। अगर होता तो कोई लड़ाई ना करता। और अब मैं अपनी इस बात को आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। 2012 जनरेशन आयरन की फिल्मिंग के दौरान एक फैन डेनिस वॉल्फ से पूछते हैं कि आर्नोल्ड और ली हैने में से कौन ज्यादा ऊपर है उनके हिसाब से। डेनिस इस चीज का जवाब देते हैं, कहते हैं कि आर्नोल्ड मेरे लिए ज्यादा ऊपर है। वो फैन कहता है लेकिन ली हैने पे तो ज्यादा टाइटल्स है 8 और आर्नोल्ड पे सिर्फ 7। How many Olympians Arnold got? 7. How many Lee guys? 8. 8. Oh. So who would be So, better? Arnold, still Arnold. Still Arnold. और इसके बाद डेनिस कहते हैं कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसके पास ज्यादा टाइटल्स हैं। It doesn't matter how many Olympians you won. Doesn't matter? Doesn't matter. तो यहाँ से दोस्तों बीइंग अ फैन एक चीज़ तो समझ आती है, चाहे आर्नोल्ड के कंपैरिजन में ली हैने खड़े हो या आर्नोल्ड के कंपैरिजन में रॉनी कोलमैन खड़े हो, क्योंकि दोनों ने ही, ली हैने और रॉनी ने 8 टाइटल्स जीते हैं और दोनों ही आर्नोल्ड से ज़्यादा है। लेकिन जब बात आती है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम चुनने की, तो फैंस को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता किस पे ज़्यादा टाइटल्स हैं। इवन फैंस को इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन स्टेज पर ज़्यादा खतरनाक मस्क्यूलर तगड़ा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव करने की बात आती है महान ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स आते हैं आजू बाजू में जिनको कि हमें साथ में रख के चलना पड़ता है। क्योंकि ये चीज़ें मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा नहीं होता है, हम लोग तो बस अपनी लाइकिंग के हिसाब से किसी को ग्रेटेस्ट बनाते हैं। नहीं, जब हम किसी को लाइक भी कर रहे होते हैं, वो पसंद भी कर रहे होते हैं, तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स उसके पीछे जुड़े होते हैं जो और किसी इंसान में हमें नहीं दिखते सिवाय उसके, और तब हम उसको ग्रेटेस्ट बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर ये बात रॉनी कोलमैन के लिए भी अप्लाई होती है और आर्नोल्ड के लिए भी होती है। जो लोग रॉनी को महान मानते हैं उनको रॉनी के पीछे कई सारे ऐसे फैक्टर्स दिखते हैं जो आर्नोल्ड में नहीं थे, लेकिन जो लोग आर्नोल्ड को महान बनाना चाहते हैं उनको आर्नोल्ड में ऐसे फैक्टर्स दिखते हैं जो दुनिया के किसी भी और बॉडी बिल्डर में नहीं थे। और अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि ये कोई बॉडी कंपैरिजन की वीडियो नहीं है, उसमें तो रॉनी कोलमैन से कोई जीत सकता ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग अगर इन दोनों बॉडी बिल्डर्स में बात करें, सबसे पहली एक चीज़ जो आर्नोल्ड के सपोर्ट में आती है, जिस इंसान ने इस गेम को एक दर्जा दिया, इंटरनेशनल लेवल तक फेमस किया, वो रॉनी कोलमैन नहीं थे, वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे। हालांकि आर्नोल्ड से पहले भी कई महान दिग्गज बॉडी बिल्डर्स गए थे, जैसे कि रेज पार्क, स्टीव रीव्स और हमारे सबसे पहले मिस्टर ओलंपिया लैरी स्कॉट, या फिर मैं नाम ले दूं तो सर्जियो ओलिवा। इन लोगों ने भी ऐसी छाप छोड़ी थी कि बॉडी बिल्डिंग को एक वर्ल्ड वाइड दर्जा दिलाया था। लेकिन श्वार्ज़नेगर जब आए तो उन्होंने इन सारे ही एथलीट्स की उस छाप को अपने नीचे दबा दिया। श्वार्ज़नेगर का जो सबसे बड़ा एक तरीका था जिस वजह से वो सबसे ऊपर निकलते हैं सब बॉडी बिल्डर्स के, वो ये था कि इस बॉडी बिल्डिंग जैसे एक नीश स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम कैसे करना है, इसकी जानकारी आर्नोल्ड को भली भांति लग गई थी। तो वो क्या था, वो टेक्निक क्या थी, जो ना तो रॉनी कोलमैन को पता थी, ना फिल हीथ को पता थी। जे कटलर, डेक्स्टर जैक्सन, इवन आज के मिस्टर ओलंपिया, हार्डी शुपन, बिग रैमी, डेरेक लंसफर्ड, इन लोगों से आज बॉडी बिल्डिंग उस तरीके से नहीं संभाली जा रही, इनका नाम लोगों को नहीं पता है जितना नाम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जानते हैं। अब आप लोग इसमें एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि आर्नोल्ड का नाम इसलिए लोगों को ज़्यादा पता है क्योंकि वो बहुत पुराने समय से एक एथलीट है, अपना नाम बना लिया, एक बेस बना लिया, फैन फॉलोइंग बना ली। और डेरेक, हार्डी या फिल उतने पुराने नहीं हैं, उनको भी उतना वक्त दो तो वो भी उतना नाम बना लेंगे। पर अगर ऐसा ही होता तो आर्नोल्ड से भी पुराने एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स एग्जिस्ट करते थे, रेज पार्क, सर्जियो ओलिवा, लैरी स्कॉट जैसे। अगर इतना ही पुराना होना एक सबसे बड़ा फैक्टर है तो उनका नाम तो आर्नोल्ड से भी ज़्यादा होना चाहिए था। तो उनका वो बेस क्यों नहीं बन पाया जो आर्नोल्ड का बन गया? कुछ तो ऐसा उनको पता था जो कोई आज तक क्रैक ही नहीं कर पाया। देखो, आर्नोल्ड जो लुक कैरी करते थे और उस लुक की वजह से जो उन्होंने फैन बेस बनाया ना, वो फैन बेस भरा पड़ा है उन लोगों से जिनको क्लासिक बॉडी बहुत पसंद आती है, क्लासिक बट मस्कुलर। जो फैन बेस आज के ज़माने में क्रिस बमस्टेड भी अपना लेकर के चलते हैं। क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में हमें ये पता है कि मास हद से ज़्यादा लेवल का नहीं होता था, जो एब्यूज्ड नहीं लगता था, वो मास बहुत ही प्लीजिंग होता था, अचीवेबल फिजिक होती थी। और कुछ वही फिजिक आजकल के क्लासिक एथलीट्स लेकर के आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि क्लासिक बॉडी बिल्डिंग जो आज के दौर में है वो 70s की याद दिलाती है, श्वार्ज़नेगर की एरा की। वहीं जो रॉनी कोलमैन के फैंस थे ना दोस्तों, वो है एक हार्डकोर ओपन बॉडी बिल्डिंग लुक को पसंद करने वाले लोग, जिनको कि हद से ज़्यादा मसल्स अपने फ्रेम पर चाहिए। गट अगर उनका निकलता भी है तो ज़्यादा उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे लोगों की संख्या कम है, इसीलिए रॉनी कोलमैन के फैंस कम है आर्नोल्ड के मुकाबले। और ये एक बहुत ही, मैं आपको छोटा फैक्टर गिनवा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, कि क्यों आर्नोल्ड की डोमिनेंस ज़्यादा है रॉनी कोलमैन से। इसके बाद अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं। बहुत
बहुत बड़ा फैक्टर है ये इस वीडियो का, और बहुत ही सिंपल सी मैं बात करूंगा। बॉडी बिल्डिंग दोस्तों एक नीश ऑडियंस की एक गेम है। नीश मतलब बहुत ही कम लोगों द्वारा देखे जाने वाला एक स्पोर्ट। यहाँ पर अगर हम एक यूट्यूब चैनल की भी बात करें ना, जो प्योरली बॉडी बिल्डिंग बेस्ड चैनल होता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा चैनल निक स्ट्रेंथ एंड पावर, उसके भी सब्सक्राइबर सिर्फ 1.36 मिलियन है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं किसी एक मेन स्ट्रीम चैनल से, यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, तो एक बड़ा रोस्टिंग चैनल या कोई व्लॉगिंग चैनल, इन पे 2 करोड़ 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स भी आपको दिख जाते हैं। तो वहाँ से समझ आता है कि क्या होता है एक मेन स्ट्रीम होना और क्या होता है एक नीश होना। एक छोटी ऑडियंस इतनी ही रह पाती है एक बॉडी बिल्डिंग से जो जुड़ी हुई ऑडियंस होती है, और इसी छोटी ऑडियंस के बीच बनाए थे रॉनी कोलमैन ने अपने फैंस। जितनी पॉपुलैरिटी थी इन्हीं फैंस के बीच इसी फील्ड में उन्होंने अपनी बनाई। पर श्वार्ज़नेगर का पेट इतने से नहीं भरा, उन्होंने उठा करके इस नीश स्पोर्ट को ले आए वो हॉलीवुड में, और उनके इस स्टेप से वो बॉडी बिल्डिंग को कितना फेमस करने वाले हैं इसका अंदाजा उनको खुद नहीं था। और ये बन जाता है एक बहुत बड़ा पॉइंट। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को कोई तब तक उतना ज़्यादा नहीं जानता था जब तक वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में थे। अपने लेवल पे, अपने गेम के तो वो भगवान कहलाए जाते थे, लेकिन जब वो भगवान उठ करके गया एक नई जगह, एक नए फील्ड में, जहाँ पर कि नए किस्म के लोग उन्हें मिले, और वहाँ पर उन्होंने दी कुछ सुपरहिट फिल्म्स जैसे टर्मिनेटर बने, कॉनन द बारबेरियन, प्रेडेटर, ट्विंस, और वो सारी मूवीज हिट, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। आर्नोल्ड 1980s में हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी वर्ल्ड के बन गए। तो पता लगा, लोगों ने जानना शुरू करा कि ये इंसान आया कहाँ से था, इसका बैकग्राउंड क्या था। जाहिर है इतने फेमस इंसान जो वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्टर्स में आता हो, उसके बारे में जानने के लिए तो लोग इच्छुक होंगे ही। हॉलीवुड में या किसी भी इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी वाला कोई हीरो देखा ही नहीं गया था। ऐसे में पता लगना शुरू हुआ बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड के बारे में, इनके ओलंपिया ट्रॉफीज़ के बारे में, और यहाँ से आर्नोल्ड अपने आप को अलग कर लेते हैं बाकी सारे मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिटर्स से। रॉनी कोलमैन तो कुछ भी नहीं उनके आगे पॉपुलैरिटी में आ पाते, कुछ भी नहीं, मतलब डिसरेस्पेक्टफुल नहीं कह रहा हूँ, बट एक्चुअली में पॉपुलैरिटी में वो एक मेन स्ट्रीम में, रॉनी कोलमैन छोड़ो, कोई भी एथलीट उनके आसपास यहाँ से बिल्कुल ही आ ही नहीं पाता, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही रेलेवेंट बॉडी आज के ज़माने के हिसाब से लेकर आता हो। बट नाम वो तब भी नहीं बना पा रहे श्वार्ज़नेगर जितना, क्योंकि इन एथलीट्स ने जितना भी फैन बेस बनाया है बॉडी बिल्डिंग के अंदर रह करके बनाया है, बॉडी बिल्डिंग में से उठा करके उन फैंस को अपना बनाया है। पर श्वार्ज़नेगर के पास नए फैंस आ रहे हैं, वो मूवीज में उन्हें देख करके आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वो फैंस आर्नोल्ड के बनने शुरू हो गए, जिनको कोई लेना देना नहीं है बॉडी बिल्डिंग से, जिनको कोई मज़ा भी नहीं आता जानने में बॉडी बिल्डिंग के बारे में, लेकिन आर्नोल्ड ने उनको अपना फ़ैन बनाया है। क्योंकि एक मस्कुलर फिजिक तो हर एक इंसान को अच्छी लगती है ना, एक्सट्रीमली मस्कुलर फिजिक तो अच्छी नहीं लगेगी सबको, बट एक मस्कुलर फिजिक सबको अच्छी लगेगी। और सच बात तो ये भी है कि हॉलीवुड ने इससे पहले इतना मस्कुलर हीरो कभी देखा ही नहीं था। या तो ये हो जाता कि आर्नोल्ड रिजेक्ट हो जाते, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं हुए, अपनी इस मस्कुलैरिटी के कारण वो एक्सेप्ट हुए और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझे गए दुनिया के परसेप्शन से। और आर्नोल्ड किस तरीके से इनडायरेक्टली इस बॉडी बिल्डिंग को फेमस करते चले गए, इसका भी एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू करे उन बड़े मीडिया चैनल्स को, उन इंटरव्यूज़ को जो सिर्फ हॉलीवुड सितारों के इंटरव्यूज़ लेते थे। ओवर द टाइम आर्नोल्ड ने इतनी ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी बना ली, बॉडी बिल्डिंग का जिक्र करा, अपना बैकग्राउंड उन्होंने बताया, अपनी स्ट्रगल्स बताई। आर्नोल्ड का एक विकेट ह्यूमर था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता था। इसी तरीके से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को लगातार प्रमोट करते करते इसको एक मेन स्ट्रीम गेम बना दिया। उसी के साथ साथ तब भी उनके आर्नोल्ड क्लासिक्स आने शुरू हो गए थे 89 में, लेकिन वही आर्नोल्ड का पेट फिर इतने से भी नहीं भरा और अपने करियर के अगले स्टेज पर वो पहुंच गए पॉलिटिक्स में, जहां पर कि अब पॉलिटिशियंस को भी पता लगने लग गया कि कौन है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, कहाँ से ये आते हैं, कितने बड़े ये बॉडी बिल्डर थे। तो एक भी ऐसी जगह उन्होंने छोड़ी नहीं जहाँ पर कि अपने आप को वो फेमस करने से चूकते, हर जगह चले गए। तो ये सारी चीज़ें कोई छोटी नहीं है, जिस फील्ड में गए उस फील्ड में अपना नाम करा और सबसे ऊपर तक का नाम करा। ये सबके बस की बात नहीं होती है। रॉनी कोलमैन एक अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं, बहुत तगड़े बॉडी बिल्डर है दुनिया के, लेकिन वो दुनिया के सबसे तगड़े एक्टर कभी नहीं बन पाए, पॉलिटिशियन कभी नहीं बन पाए, बिजनेसमैन कभी नहीं बन पाए उतने लेवल के। हर कोई है अपनी जगह पे बहुत खतरनाक, लेकिन श्वार्ज़नेगर सुप्रीमेसी अपनी यहीं पर ही प्रूव कर देते हैं कि वो जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में टॉप पे पहुंचा करके ही मानते हैं। और यहीं पर ही डेनिस वॉल्फ का एक जवाब समझ में और आने लगता है क्यों उन्होंने ली हैने से ऊपर भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को रखा, जबकि ली हैने ने 8 बार टाइटल्स जीते थे मिस्टर ओलंपिया के। क्योंकि ली हैने ने कोई नए फैंस नहीं बनाए, जितने श्वार्ज़नेगर की ओर से उनको फैंस मिले थे उतने ही ली हैने ने बनाए, बल्कि उनसे थोड़े कम ही। और कुछ यही कहानी सेम, बल्कि बोलूँगा यही कहानी ड्वेन जॉनसन के साथ में भी है। द रॉक एक WWE रेसलर, कभी भी उतने फेमस नहीं थे जब सिर्फ WWE में थे। हाँ, अपने स्ट्रीम में तो बहुत फेमस एक बड़े लेजेंड थे वो सिर्फ उस फील्ड में WWE में, लेकिन जब वो आए मूवीज़ में तो वो एक सबसे बड़े WWE स्टार बन गए,
तो कुछ कहानी समझ आ रही है। मूवीज में आना आपको मेन स्ट्रीम कर दे रहा है। आर्नोल्ड जब मूवीज में आए तो वो मेन स्ट्रीम हो गए, और मेन स्ट्रीम होने का एक फायदा है, आपकी बात सुनते भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में कोई टिप भी दोगे तो आपकी बात जरूर पहुंचेगी सब लोगों तक। वही हर एक बॉडी बिल्डर को आदमी नहीं सुनना चाहेगा। इसीलिए आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग में बहुत फैंस दिए हैं, क्योंकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में सिखाया बहुत कुछ है लोगों को। क्योंकि गौर से सुनने वाले लोगों की तादाद और उनकी बात को तवज्जो देने वाले लोगों की तादाद हमेशा बहुत रही है उनके साथ। आर्नोल्ड की बॉडी में भी कुछ ऐसी चीजें थी कि वो एक इस तरीके की फिजिक लाते थे जो आज भी लोग पसंद कर लेते हैं। एक मासिव चेस्ट, लंबी हाइट की वजह से एक मस्कुलर बट एस्थेटिक लुक, वैक्यूम हिट करने की कला, बड़े बाइसेप्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती है किसी भी एक यंगस्टर को। तो ये चीज़ें उन लोगों को अट्रैक्ट ज़्यादा कर रही है जो बॉडी बिल्डिंग को उतना डीपली नहीं जानते, उतना ध्यान से नहीं देखते, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बॉडी बनाना ही चाहते हैं। और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग फैंस से। और अगर ऐसे लोगों को आप रॉनी कोलमैन की फ़ोटो दिखाने लग जाओ और आर्नोल्ड से उनका कंपेयर करो तो वो कहेंगे यार ये कैसा गट वाला, इतना एक्सट्रीमली ओवर मास वाला बॉडी बिल्डर दिखा रहे हो जो बिल्कुल ही अब्यूज्ड लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहली बार यही थॉट आएगा जब कोई बंदे को आप आर्नोल्ड के बाद रॉनी की कोई फोटो दिखाओगे। इसीलिए मेन स्ट्रीम ऑडियंस जब फर्स्ट टाइम देखेगी तो आर्नोल्ड की फिजिक पहले पसंद करेगी, रॉनी कोलमैन की नहीं। इसलिए भी आर्नोल्ड की फिजिक ज्यादा अपीलिंग है टू वाइडर ऑडियंस। आज के जमाने में ना दोस्तों, आर्नोल्ड और रॉनी का तो कंपैरिजन रहने ही दो, इवन क्रिस बमस्टेड के बारे में ज्यादा लोग जानते हैं एज कम्पेयर टू रॉनी कोलमैन। जबकि क्रिस बमस्टेड एक 29 साल के लड़के हैं, पर उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रॉनी कोलमैन जैसी फिजिक नहीं अचीव करी। स्टिल उनका नाम ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हैं कि ये है आज के दौर के आर्नोल्ड, ये है एक क्लासिक फिजिक, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, और ऐसी शेप ज्यादातर लोगों को प्लीज करती है। मेन स्ट्रीम ऐसी शेप होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों के सारे पॉइंट्स सिर्फ आर्नोल्ड के फेवर में जाएंगे। कई सारे ऐसे पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म होते हैं और हैं जो आज के बॉडी बिल्डर्स आर्नोल्ड के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी 70s के हिसाब से डेवलप्ड थी, उस समय के जजिंग पैनल के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड थी। इसलिए आज की बॉडी बिल्डर्स को वो बॉडी रिलेटेबल नहीं लगती है, ना वो क्लासिक लगते, ना वो प्योर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर लगते। अगर लेकिन क्रिटिसिज्म की बात है तो सिर्फ एक तरफ का पहलू ही क्यों, कुछ ऐसे पहलू भी तो होंगे जो आर्नोल्ड ने भी रखे होंगे आज के बॉडी बिल्डर्स पे और क्रिटिसाइज करा है मॉडर्न डे बॉडी बिल्डर्स को। हालांकि इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पक्षों की क्रिटिसिज्म हमें सुनने बहुत ज़रूरी है। क्यों आज के बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो डिनाई करते हैं श्वार्ज़नेगर की ग्रेटनेस को, और क्यों श्वार्ज़नेगर आज के बॉडी बिल्डर्स में इतनी सारी कमियां निकालते हैं। यहाँ पर आज के बॉडी बिल्डर्स जब बात करते हैं श्वार्ज़नेगर की, वो कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। सबसे पहले तो उनके पास लेग्स बहुत ही स्मॉल थे। फिल हीथ ने भी ये वाली बात बोली कि आर्नोल्ड हैड नो लेग्स। आर्नोल्ड के पास ग्लूट्स नहीं थे, हैमस्ट्रिंग्स नहीं थे, और सच बताऊं उनको पता भी नहीं था कि मसल्स क्या थे। शोल्डर्स नहीं थे उस लेवल पे, और ओवरऑल मास ही उतना ज्यादा नहीं था जो आजकल के बॉडी बिल्डर्स कैरी करते हैं। देखा जाए तो उनके प्रपोर्शंस ठीक ही नहीं है, आजकल की बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से इनएप्रोप्रिएट प्रपोर्शंस है। और वहीं आर्नोल्ड के जो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है आज के बॉडी बिल्डर्स पे, तो वो भी ये कहते हैं कि इनके भी प्रपोर्शंस ठीक नहीं है। भाई उनके हिसाब से उनके ज़माने की गेम ज़्यादा अच्छी थी, वो आज कहते हैं कि बॉडी बिल्डर्स का गट निकला हुआ है। ऑल्दो ये बातें रॉनी कोलमैन और फिल हीथ के एरा तक ही वैलिड थी, आजकल के एथलीट्स का कहाँ गट निकला हुआ है, तो वो चीज़ तो सॉल्व हो गई है। आर्नोल्ड कहते हैं कि इनकी पोजिंग अप टू द मार्क नहीं है, सांस फूलती रहती है, इनकी बैली लटकती रहती है, वो ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग प्रेग्नेंट है। वो इस तरीके के वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं कि एक क्लासिक बॉडी बिल्डिंग ही ज़्यादा अच्छी होती है, ना कि ये ओवर साइज एब्यूज्ड बॉडी बिल्डर्स। तो इनको वो आउट ऑफ प्रपोर्शन बता देते हैं। और वहीं आजकल के बॉडी बिल्डर्स श्वार्ज़नेगर पे भी यही ताना मारते हैं और श्वार्ज़नेगर की बॉडी को भी आउट ऑफ प्रपोर्शंस या इनएप्रोप्रिएट कह देते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज की बॉडी बिल्डिंग काफी ज्यादा एडवांस हो गई है श्वार्ज़नेगर के समय से, और आज के बॉडी बिल्डर्स का जमाना इसलिए भी सुधर गया है जब से डेरेक और हार्डी जैसे लोग आए हैं। इन्होंने वैक्यूम कर करके मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का हुलिया ही बदल दिया है। तो आजकल के बॉडी बिल्डर्स पे उंगलियां उठानी थोड़ी सी मुश्किल है। और ऐसी बात नहीं है कि कंडीशनड नहीं आते, यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स कंडीशनड भी आते हैं। वहीं श्वार्ज़नेगर के ऊपर अभी भी वही क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स उठते हैं, और कई लोग यही बोलते हैं कि वो अपने ज़माने को बेस्ट इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो उस ज़माने में थे। आज के हिसाब से अगर वो होते तो उनका भी गट लटक रहा होता। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, इन बातों का कोई अंत नहीं है। एक दूसरे पे उंगली उठाते रहो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और ना चाहते हुए भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कई बार उन एथलीट्स को रिवॉर्ड करा है अपने ही आर्नोल्ड क्लासिक्स में, जिन एथलीट्स को वो ज़्यादा पसंद नहीं करा करते थे। जैसे कि काई ग्रीन को उन्होंने टाइटल जिताया है, उनको काई ग्रीन नहीं पसंद बिकॉज उनकी बैली लटकती थी। रॉनी कोलमैन को उन्होंने टाइटल दिया है। ब्रेंच वॉरेन जैसी फिजिक्स को भी उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक विनर बनाया है। यहाँ पर श्वार्ज़नेगर को इनमें से किसी की भी फिजिक पसंद नहीं आई बिकॉज टाइटल विनर जजेस चूज करते हैं, इसमें आर्नोल्ड भी कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए
जो आज का एरा है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है श्वार्ज़नेगर के एरा से। सब कुछ ही डिफरेंट है, कंपैरिजन ही नहीं है। बस बॉडी बिल्डिंग फैंस यही सवाल हमेशा करते रहते हैं कि कौन ऊपर है, आर्नोल्ड या रॉनी। जितना मैं समझता हूं दोस्तों, रॉनी कोलमैन जैसा बॉडी बिल्डर ना तो आज तक आया है ना आ पाएगा। आर्नोल्ड जैसी फिजिक्स को तो हम कब का सरपास कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि रॉनी कोलमैन बॉडी बिल्डिंग की वजह से जाने जाते हैं, पर बॉडी बिल्डिंग आर्नोल्ड की वजह से जानी जाती है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि इन दोनों एथलीट्स को स्टेज पर इनकी बॉडी देख करके कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रेटनेस सिर्फ फिजिक जज करके साबित हो ही नहीं सकती है, उसके लिए बहुत और कुछ लगता है। यहाँ पर रॉनी कोलमैन, फिल हीथ, ये दोनों मेरे फेवरेट बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम है, आप लोग जानते हो। लेकिन अगर बात आती है ग्रेटनेस की, तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से ऊपर कोई ग्रेट बॉडी बिल्डर आज तक पैदा ही नहीं हुआ, ये मेरा मानना है। आप लोग भी अपने सोच को ज़रूर कमेंट्स में लिख देना, कमेंट्स में पढ़ूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।